डॉक्टर शिव को इंजेक्शन लगाते हुए बोले, बेटा तुम नदी में बहते हुए आदिवासियों के गांव के मुखिया को मिले थे और उन्होंने तुम्हारा लगभग 3 महीने तक अपनी जड़ी बूटियों से इलाज किया। तुम्हारी हालत तो सुधर गई थी पर तुम्हें होश नहीं आ रहा था, इसलिए उन्होंने पुलिस को बुलाया और सब कुछ बताया। 2 दिन पहले पुलिस तुम्हें यहाँ लेकर आई है और वो तुम्हारे परिवार का भी पता लगा रही है। तुम्हारी फोटो अखबार में गुमशुदा लोगों के कॉलम में भी दी है उन्होंने, पर अब शायद उसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुम खुद ही अपने परिवार के बारे में बता दोगे। इसका मतलब मेरा परिवार जानता तक नहीं है कि मैं जिंदा हूँ? शिव ने डॉक्टर की ओर देखकर पूछा। तो डॉक्टर साहब उसके कंधे पर हाथ रखकर बोले, शायद नहीं। अगर वो जानते तो इस वक्त तुम्हारे पास होते। डॉक्टर साहब की बातें सुनकर शिव सोच में पड़ गया और मन ही मन बोला, 3 महीने से मैं बेहोश हूँ और घर पर सब मुझे मरा हुआ समझ रहे होंगे। पता नहीं रति और माँ का मेरे बिना क्या हाल होगा। माँ को तो फिर भी संभालने वाले बहुत लोग हैं उस घर में, पर रति वो पता नहीं ठीक होगी या नहीं। शिव ने तुरंत अपना कंबल हटाया और उठने की कोशिश करने लगा। तभी डॉक्टर उसे पकड़ते हुए बोले, देखिए इस वक्त आप उठने की हालत में नहीं है। 3 महीने बाद कोमा से बाहर आए हैं। अपने पैरों पर खड़ा होने में आपको थोड़ा वक्त लगेगा। नहीं डॉक्टर, मुझे अभी जाना होगा, अभी और इसी वक्त। कोई है जो मेरी राह देख रहा होगा। शिव ने इतना कहकर खुद को छुड़ाया और आगे बढ़ने लगा, पर अपना एक कदम जमीन पर रखते ही वो लड़खड़ाकर फर्श पर गिर गया। डॉक्टर और नर्स ने तुरंत उसे उठाकर पलंग पर बैठाया। उसकी हालत देखकर डॉक्टर साहब ने नर्स को आहिस्ता से इशारा किया और फिर शिव से बोले, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। आपकी हालत ऐसी नहीं है कि आप उठकर कहीं जा सके। कुछ दिन और लगेंगे आपको ठीक होने में। कुछ दिन और? शिव ने गुस्से में पूछा और फिर बोला, कुछ दिन तो क्या, मैं एक और पल यहाँ नहीं रुक सकता। मेरी पत्नी एक एक पल गिन रही होगी मेरे इंतजार में। पता नहीं किस हाल में होगी, ठीक भी होगी या नहीं। मुझे जाना होगा उसके पास। शिव फिर से बेड से उठने की कोशिश करने लगा, पर जमीन पर पैर रखते ही वो लड़खड़ाने लगा। उससे 1 सेकेंड के लिए भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। फिर भी वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। डॉक्टर ने उसे पकड़ने की कोशिश की, पर उसने खुद को छुड़ाकर आगे बढ़ना चाहा, पर फिर से फर्श पर गिर गया। तभी डॉक्टर ने नर्स को इशारा किया तो उस नर्स ने तुरंत शिव की बांह पर एक इंजेक्शन लगा दिया। शिव फिर से उठने की कोशिश करने लगा तो डॉक्टर साहब ने उसकी मदद की। तभी वो फिर से बोला, मुझे अभी अपने घर जाना है। मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी, पता नहीं मेरे बिना किस हाल में होगी, जाने दो मुझे। शिव यही सब बड़बड़ाते हुए बहुत देर तक आगे बढ़ने की कोशिश करता रहा। डॉक्टर उसे संभालते हुए बोले, देखिए हम समझ सकते हैं कि जो इंसान अपने परिवार से बिछड़कर 3 महीने बेहोश रहा हो, उसे होश में आते ही अपने परिवार से मिलने की कितनी बेकरारी होगी। पर आप हमारी बात समझने की कोशिश करिए। इस वक्त आप एक कदम भी नहीं चल सकेंगे। 3 महीने बिस्तर पर पड़े रहने की वजह से आपके हाथ पैरों को ठीक से काम करने में थोड़ा वक्त लगेगा। आप हमें बताइए, आप कौन हैं, कहाँ रहते हैं? हम आपके घर आपके जिंदा होने की खबर भिजवा देते हैं। आपका परिवार खुद यहाँ आ जाएगा आपको लेने। नहीं, मुझे रति से अभी मिलना है, अभी और इसी वक्त मुझे उसके पास जाना होगा। इतना कहते हुए शिव बेहोश हो गया। डॉक्टर ने सुकून की सांस ली और नर्स की मदद से उसे फिर से बेड पर लेटा दिया। दूसरी ओर रति अभी भी घाट के किनारे खड़ी यहाँ वहाँ इस आस में देख रही थी कि कहीं उसे उसका शिव नजर आ जाए, पर उसे शिव कहीं नजर नहीं आया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पलटकर नदी की ओर देखा तो उसे सूरज ढलता हुआ नजर आने लगा। वो आंखों में आंसू लिए ढलते सूरज को देखते हुए बोली, इस आसमान को भी शाम होते ही सूरज की गर्मी से राहत मिल जाती है, पर मेरी किस्मत में दर्द का सूरज कभी क्यों नहीं ढलता? क्यों मेरी जिंदगी में खुशियां आती तो है, पर चंद दिनों की मेहमान बनकर शिव को आप मेरी जिंदगी में लाए। मैं उनसे दूर रहना चाहती थी, नहीं करना चाहती थी मैं उनसे प्यार, पर आपने मुझे उनसे प्यार करने के लिए इतना मजबूर कर दिया कि मेरे लिए उनके बिना सांस लेना भी मुश्किल हो गया। मैं तो अपनी जान तक देने के लिए तैयार थी, पर आपने मुझे मरने भी नहीं दिया। पर जिस इंसान के लिए आपने मुझे मेरी सांसें लौटाई थी, आज उसे ही मुझसे दूर कर दिया आपने।
आज अगर मेरे पास मेरे शिव की निशानी नहीं होती महादेव, तो आप अच्छे से जानते हैं कि अब तक शिव के बिना मेरी सांसें कब की रुक चुकी होती। प्लीज अब बस करिए और इम्तिहान मत लीजिए मेरे प्यार का, प्लीज मुझे मेरे शिव लौटा दीजिए। रति ने इतना कहकर अपने हाथ जोड़े और वही घाट पर खड़ी होकर रोने लगी। तभी घाट पर मां नर्मदा की आरती की तैयारियां शुरू हो गई। वहां बहुत से लोगों की भीड़ लग गई। उसने खुद को संभाला और घाट के किनारे लगी दुकान पर आई। आरती करने के लिए उसने एक दोना लिया जिसमें दिया जल रहा था और घाट पर हो रही आरती में शामिल हो गई। घाट पर सैकड़ों की संख्या में लोग आरती कर रहे थे, इसलिए चारों ओर ढोल नगाड़ों और ताशों के साथ आरती की आवाज गूंज रही थी। रति भी अपनी आंखें बंद किए अपने दिल को घुमाकर मां नर्मदा की आरती कर रही थी। कुछ देर में आरती पूरी हुई तो लोग आरती के दोने नदी में छोड़ने लगे। उसने भी अपना दिया नदी में छोड़ा और फिर हाथ जोड़कर अपनी आंखें बंद की और मन ही मन बोली, मुझे मेरे शिव लौटा दो माँ, आप ही की गोद में गिरे थे वो, इसलिए आपसे ही अपने सुहाग की भीख मांग रही हूँ। मेरे अजन्मे बच्चे से उसके पिता का साया मत छीनिए, उसकी खातिर मेरे पति को मुझे लौटा दीजिए माँ, प्लीज लौटा दीजिए। उसने इतना कहकर अपनी आंखें खोली और उठकर जाने के लिए पलटी, लेकिन तभी घाट की सीढ़ियों पर उसका पैर फिसलने लगा। पर तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे गिरने से बचा लिया। उसने घबराकर नदी की ओर देखा तो सामने खड़े शख्स ने उसे अपने करीब खींच लिया। रति ने घबराकर उस शख्स की ओर देखा तो उसके सामने शिव खड़ा था। उसे अपने सामने देखकर रति के रोते हुए चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, पर खुशी के मारे उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं कहा गया। उसने आहिस्ता से अपना हाथ बढ़ाया और शिव के चेहरे को छुआ तो शिव मुस्कुराते हुए बोला, मैं लौट आया हूँ रति, मैं लौट आया हूँ। रति ने अपनी आंखें बंद कर ली तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। सब ठीक है, आपको कुछ नहीं हुआ। तभी अजय बोला। रति ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोली, पर अपने सामने शिव की जगह अजय को देखकर रति के जैसे होश ही उड़ गए। उसने तुरंत अजय को धक्का देकर खुद से दूर कर दिया। अजय घाट पर लगे तख्त से जा टकराया, पर फिर संभल गया। रति अपनी घबराए आंखों से अजय को देखने लगी, पर अजय को उसकी इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि आसपास खड़े लोग उन्हें ही देख रहे थे। रति ने लोगों को खुद को घूरते देखा तो वहां से भाग गई। अजय चुपचाप खड़ा उसे भागते देख रहा था। वो मन ही मन बोला, अजीब पागल लड़की है, पहले खुद मेरे करीब आई और फिर मुझे ही धक्का देकर भाग गई। इसकी इस बदतमीजी का जवाब तो इसे कल सुबह ऑफिस में देना होगा। दूसरी ओर किरण अपने कमरे की खिड़की के पास उदास खड़ी थी। तभी शक्ति खाने की थाली लेकर उनके कमरे में आया। उसने थाली टेबल पर रखी। माँ खाना खा लीजिए, वो अपनी माँ के कंधे पर हाथ रखकर बोला। किरण ने न ही कोई जवाब दिया और ना पलटकर शक्ति की ओर देखा। शक्ति ने उनके दोनों कंधों को पकड़ा और बैग पर बैठाते हुए बोला, माँ मैं जानता हूँ कि आप मुझसे ज्यादा प्यार शिव से करती है और आप भी ये अच्छे से जानती है कि मुझे कभी भी इस बात से कोई तकलीफ नहीं हुई। मैं ये भी मानता हूँ कि रति के हमारी जिंदगी में आने के बाद बहुत कुछ बदल गया था। मैं अपने ही भाई से जलने लगा। उसका एमडी बनना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, पर इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि मुझे मेरे भाई के इस दुनिया से जाने का दुख नहीं है। किरण ने नजरें उठाकर शक्ति की ओर देखा तो शक्ति ने उनकी हथेली अपने दोनों हाथों से थामी और बोला, माँ मेरा यकीन कीजिए, मैं शिव से नफरत नहीं करना चाहता था, उसके साथ वो सब नहीं करना चाहता था जो मैंने किया, पर उस रति ने मुझे वो सब करने पर मजबूर कर दिया। आप माने या ना माने माँ, पर सच्चाई यही है कि उस लड़की की वजह से ही हम दोनों भाइयों के रिश्तों में दरार पड़ी थी। उसने मुझे और शिव दोनों को अपने जाल में फंसाया, लेकिन जब शिव को एमडी बनाया गया तो वो ये अच्छे से समझ गई कि शिव को फंसाने में उसका ज्यादा फायदा है, इसलिए उसने शिव से शादी कर ली। ये सब सुनकर किरण ने शक्ति से नजरें फेर ली। शक्ति तुरंत उनके पैरों के पास आकर बैठा और बोला, माँ शिव अब नहीं रहा, पर आपका ये बेटा अभी भी जिंदा है। मुझे सिर्फ एक मौका दे दीजिए खुद को बदलने का। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको एक अच्छा बेटा बनकर दिखाऊंगा। मैं शिव की कमी तो पूरी नहीं कर सकता, पर आपके लिए खुद को पूरा का पूरा बदलने को तैयार हूँ। प्लीज माँ,
बस एक मौका प्लीज। शक्ति की बातें सुनकर किरण ने उसकी ओर देखा और फिर उसके सिर पर हाथ रख दिया। शक्ति के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने टेबल पर रखी खाने की थाली उठाई और खुद अपने हाथों से अपनी माँ को खाना खिलाने लगा। दरवाजे पर खड़ी पायल ने जब ये सब देखा तो सीढ़ियों की ओर बढ़ते हुए मन ही मन बोली, अच्छा बेटा। माय फुट, मैंने भले तुम्हें शिव के जन्म का सच ना बताया हो शक्ति, पर तुम्हारे दिल में उसके लिए नफरत भरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसलिए मुझे बहुत अच्छे से पता है कि अभी अभी जो मैंने देखा वो जीजी को अपनी तरफ करने के लिए सिर्फ एक नाटक है, ताकि तुम बड़ी आसानी से हमारी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर बन सको। पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। अगर कोई इस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बनेगा तो वो सिर्फ मेरा बेटा होगा। ओम कपूर। पर मेरे बेवकूफ बेटे को तो शराब पीने से ही फुर्सत नहीं है। पता नहीं शिव ने उस पर क्या जादू कर रखा था, जो उसके मरने के बाद भी मेरा बेटा उसी के नाम की रट लगाए बैठा है। और वो मेरे पति, इनके पास ना कभी अपनी बीवी के लिए वक्त था और ना अब अपने बेटे के लिए है। पर मेरे पास एक हफ्ता है ओमी को पहले वाला ओमी बनाने के लिए। अब मुझे कुछ भी करके ओमी को शिव की मौत के सदमे से बाहर निकालना होगा और उसके लिए मुझे ओमी को ये यकीन दिलाना होगा कि जो कुछ उसके चहेते भाई के साथ हुआ है वो सब शक्ति ने किया है और हमें शिव की मेहनत को शक्ति के हाथों में जाने से रोकना है, ताकि वो कपूर ग्रुप ऑफ कंपनीज का मालिक ना बन सके। हाँ, यही एक तरीका है ओमी को शिव के साए से बाहर निकालकर अपने सपने को सच करने का। ये सब सोचते हुए पायल सीढ़ियों से उतरकर 2 कदम ही चली थी, पर फिर अचानक उसके कदम रुक गए। वो पलटकर ओमी के कमरे की ओर बढ़ने लगी। रूम में आते ही उसने चारों ओर अपनी नजरें दौड़ाई, पर उसे ओमी कहीं नजर नहीं आया। पता नहीं शराब पीकर कहाँ पड़ा होगा। अब कहाँ ढूंढूं इसे, पायल परेशान होकर बोली। अगले दिन शक्ति रेडी होकर अपने कमरे से बाहर आया और चीखा, काका मेरा नाश्ता लगाओ, मुझे ओंकारेश्वर के लिए निकलना है। शक्ति इतना कहकर चेयर पर आकर बैठा तो उसके सामने बैठे अधिराज ने पूछा, तुम ओंकारेश्वर जा रहे हो? हाँ पापा, मैं ओंकारेश्वर जा रहा हूँ। शिव तो नहीं रहा, पर वहाँ डैम बनते देखना उसका सपना था, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वहाँ का काम जल्द से जल्द शुरू हो जाए। बस इसी सिलसिले में वहाँ जा रहा हूँ, शाम तक लौट आऊंगा। शक्ति के इतना कहते ही अधिराज पास बैठी अपनी माँ का चेहरा देखने लगे। दोनों ही शक्ति की बातों से थोड़े हैरान थे। तभी नाश्ता आ गया और शक्ति जल्दी जल्दी नाश्ता करने लगा। अधिराज ने शक्ति के पास बैठी पायल से पूछा, पायल ओमी कहाँ है? इस घर में किसी को मेरे बेटे की फिक्र नहीं है भाई साहब, तो फिर आप उसकी परवाह क्यों कर रहे हैं? पायल ने रूखे स्वरों में पूछा। अधिराज ने फिर से अपनी माँ की ओर देखा और फिर पायल से बोले, ऐसा नहीं है पायल, बहुत फिक्र है हमें ओमी की, पर इस वक्त वो शिव के जाने के सदमे में है। उसे इस सदमे से बाहर आने में थोड़ा वक्त लगेगा। हम सब पिछले 3 महीने से उसे पहले वाला ओमी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत जल्द वो सब कुछ भूलकर जिंदगी में आगे बढ़ना सीख जाएगा। पायल बिना कोई जवाब दिए मुंह बनाकर नाश्ता करने लगी। तभी अधिराज अपनी कुर्सी से उठे और बोले, मैं ओमी को नाश्ते के लिए लेकर आता हूँ। वो तेजी से ओमी के कमरे में आए तो ओमी बेड पर औंधा सो रहा था। अधिराज मुस्कुराते हुए उसके पास बैठे और उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरा तो ओमी की आंखें खुल गई। बेटा सुबह हो गई है, चलो उठो। उनकी आवाज सुनकर ओमी उठकर बैठ गया। अधिराज ने मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ फेरा और बोले, शिव के जाने का गम हम सबको है बेटा, पर हम में से किसी ने जीना नहीं छोड़ा है। ओमी बेड से उठकर अलमारी की ओर बढ़ते हुए बोला, वो इसलिए बड़े पापा क्योंकि आपने सिर्फ अपना बेटा खोया है, दादी ने सिर्फ अपना पोता खोया है और टीना ने सिर्फ अपना भाई, पर मैंने अपना सब कुछ खो दिया है। शिव भैया मेरे लिए क्या थे ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता बड़े पापा। और रति भाभी, वो मेरी भाभी होने के साथ साथ मेरी दोस्त भी थी। मेरे लिए उन्हें भुलाना बहुत मुश्किल है। ठीक है बेटा, अगर तुम अपने दर्द से बाहर नहीं आना चाहते तो कोई बात नहीं, शिव की मेहनत को मैं अकेले ही डूबने से बचाऊंगा। अधिराज के इतना कहते ही ओमी ने पलटकर उनकी ओर देखा तो अधिराज उठकर बोले, आज शक्ति ने बोर्ड की मीटिंग बुलाई थी ताकि कंपनी का नया मैनेजिंग डायरेक्टर चुना जा सके। वो कंपनी की भागदौड़ अपने हाथों में लेना चाहता है
उनकी बातें सुनकर ओमी सोच में पड़ गया। लेखिका कविता वर्मा।